हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय में। दोस्तों, अब हम स्पीड में काम करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो जल्दी ही और पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको भी मजा आए पढ़ने में और आने वाली एग्जाम्स हैं उसमें आपको फायदा हो जाए। ठीक है, ताकि इतिहास तो कंप्लीट हो। बाकी जब जैसे इतिहास कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश का, हम मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीजें स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा विषय है परमार वंश। इससे पहले आप लोगों से वही निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। परमार वंश। दोस्तों, परमारों का जो है वंश माना जाता है कि यह राजपूत वंश था और जो अग्निकुंड है, कहते हैं ना अग्निकुंड से निकले हुए राजपूत है ये, ऐसा माना जाता है कि जब अग्निकुंड हुआ था उसमें से निकले थे। उसमें से एक वंश परमार भी था। तो परमारों का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से कहाँ था, तो मालवा पर। मालवा पता ही है आपको, मुख्य रूप से 18 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उज्जैन हुआ, इंदौर हुआ, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र परमारों के अधीन था। और परमारों ने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया और अपने आप को एक अच्छा शक्ति प्रदान करी, दृढ़ता से अपने आप को बांधे रखा। ठीक है, तो वर्तमान में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जो गुजरात से लगा हुआ मध्य प्रदेश, जहां पर मैंने बताया आपको उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, विदिशा है, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, और ये पूरा क्षेत्र ये परमारों के अधीन था। ठीक है, बात करते हैं आगे चलकर। ये पहले प्रतिहारों के अधीन थे। आपको पता ही है, चाहे चंदेल हो या परमार, दोनों ही वंश के जो शासक हैं शुरुआत में किसके अधीन थे, गुर्जर जो प्रतिहार वंश है उसके अधीन थे, उनके सामंतों में आते थे। ठीक है, बाद में राष्ट्रकूट शासक जो दंते दुर्ग है, इन्हें सामंत नियुक्त किया। तो जो बाद में आगे चल करके पहले प्रतिहारों के थे, बाद में किसके सामंत बन गए, तो ये राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए। और राष्ट्रकूटों का शासन तो पता ही है आपको, दक्षिण में था। और राष्ट्रकूट बहुत ही प्रतापी शासक थे। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी भी रही है, मान्यखेत है ना, मान्यखेत वाला जो इलाका है, और मान्यखेत इनकी राजधानी थी राष्ट्रकूटों की। और दंती दुर्ग वहां का प्रमुख शासक था, इसी ने राष्ट्रकूट जो वंश है उसकी स्थापना करी थी। बाद में चलकर इनके सामंत हो गए परमार। ठीक है, परंतु शुरुआत में ही ये किसके थे, प्रतिहारों के सामंत थे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, उपेंद्र कृष्णराज। उपेंद्र जो कृष्णराज था वह परमारों का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी धारा को बनाया। धारा मतलब जो धार राजधानी, धार धार जो जिला है उसी को अपनी राजधानी बनाया। धारा एक शहर भी है, धारा नगर, धारा जिले में, धार जिले में, वहां उसको अपनी राजधानी बनाया। नर्मदा के तट पर ही, ठीक है, उसको अपनी राजधानी बनाया। किसने, परमारों ने, धारा को, अर्थात धार को। पहला जो शासक हुआ परमारों का जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया राष्ट्रकूटों से भी और प्रतिहारों से भी, और एक नए शासन की स्थापना करी स्वतंत्र रूप से। वैसे कर चुका था ये कृष्णराज, परंतु स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। शिमुख, या इसका एक और नाम था श्रीहर्ष। आपको ज्ञात होगा सर दोस्तों, अभी जो जुलाई में एग्जाम हुई है 2023 में, जुलाई में 2021 के एमपीपीएससी का मेंस हुआ है, उसमें 3 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया था श्रीहर्ष के बारे में। नाम दे दिया उसने श्रीहर्ष, श्रीमुख, इसके बारे में आपको लिखना था। तो लिखना क्या था, ये लिखना था कि परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना श्रीमुख अर्थात श्रीहर्ष, जिसने अपनी राजधानी धारा को अर्थात धार को बनाया और मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये बात लिखनी थी, इतनी सी बात, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला अगला शासक हुआ वाकपति मुंज। क्या नाम था इसका, वाकपति मुंज अगला शासक हुआ। आरंभिक शासकों में मुंज जो है सबसे शक्तिशाली राजा था, वाकपति मुंज। इसने चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को कई बार हराया। तेलप जो द्वितीय था, चालुक्य नरेश जिसका दक्षिण में शासन था, उसको बहुत बार हराया। किसने हराया, वाकपति मुंज ने। और ये जो तेलप द्वितीय था, आंध्र प्रदेश और जो इसके आसपास का क्षेत्र इसके अधीन था, इसको बार बार हराया युद्ध करके। वाकपति मुंज के दरबार में परिमल पद्मगुप्त नामक जो एक थे साहित्यकार थे, इन्होंने अपनी रचना लिखी नवसांग नवसाहस सांक चरित्र। ठीक है, एक और हुए धनिक जिन्होंने कौन सी बुक लिखी, यशो रूपावलोक, यशो रूपावलोक पुस्तक लिखी। एक थे धनंजय और एक थे हलायुध। हलायुध ने लिखा अभिधान रत्नमाला, और एक और थे अमित गति, इन्होंने
ये इतने सारे विद्वान किसके दरबार में थे? वाकपति मुंज के दरबार में। तो विद्वानों को भी याद करना बहुत जरूरी हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एक बार धनपाल के बारे में पूछा गया था, जो परमार के दरबार में थे। ठीक है, तो ऐसे ही वाकपति जो मुंज है उसके दरबार में कौन था? परिमल, पद्मगुप्त, धनिक, धनंजय, हलायुध और अमित गति, ये सभी वाकपति मुंज के दरबार में प्रमुख रचनाकार थे। बाद में वाकपति मुंज के बाद सिंधुराज, इनका पुत्र जो था वह क्या बना? वह शासक बना। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर परिमल गुप्त ने, जो परिमल गुप्त था, ने मुंज के पुत्र सिंधुराज के ऊपर ही कौन सी किताब लिखी? नवसाहस सांग चरित्र, ये पुस्तक लिखी, जो किसकी उपाधि थी? जो सिंधुराज की अपनी उपाधि थी, ये नवसांग सांग चरित्र। ठीक है, आगे परिमल इसका दरबारी रहा, परिमल बाद में भी इसका दरबारी रहा, पहले वाकपति का था, वाकपति चले गए तो बाद में जो परिमल है वो भी इनके दरबारी रहे। ठीक है, अन्य उपाधियां कौन कौन सी थी सिंधुराज की? श्री वल्लभ, प्रतिवल्लभ, अमोघ वर्ष प्रथम, ये सब उपाधियां थी दोस्तों, किसकी? सिंधुराज की। बढ़ते हैं आगे। आगे राजा आता है प्रमुख, जिसका नाम था राजा भोज। 1000 से लेकर 1053 तक इसका शासनकाल रहा। बहुत ही प्रतापी शासक था दोस्तों राजा भोज, परंतु आपको पता है विद्याधर ने इनको कूटा भी था। ठीक है, सिंधुराज का पुत्र भोज इस वंश का योग एवं प्रतापी शासक था। वो बहुत बड़ा विद्वान भी था दोस्तों राजा भोज, बहुत बड़ा विद्वान, और बहुत बड़ा आर्किटेक्चर भी था। ठीक है, इसने बहुत सारे तालाब, बांध, बहुत सारे निर्मित करवाए, इसने राजा भोज ने। ठीक है, बढ़ते आगे। इसने प्रारंभ में चेदी, जो कलचुरी वंश था, है ना, कलचुरी वंश, गुजरात, लाट, कर्नाट सभी प्रदेशों पर अपनी विजय प्राप्त करी और सभी राजाओं को हराया। ठीक है, भोज ने हिंदुशाही शासक कौन था? आनंदपाल को मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान करी। मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर 1008 में ईस्वी में आक्रमण किया, तब आनंदपाल जो शासक था उसको सहायता प्रदान करी। किसने? राजा भोज ने। ठीक है, कहा था? कन्नौज में, कन्नौज में था आनंदपाल, इसको हेल्प प्रदान करी, सहायता प्रदान करी। गुजरात पर भी इसका बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार था। उसने, उसका पुत्र था कौन? त्रिलोचन पाल को अपने यहाँ शरण भी दी। ठीक है, ये भाग के खड़ा हुआ, मोहम्मद गजनवी से भाग खड़ा हुआ डरकर, तो इसको शरण भी दी अपने क्षेत्र में राजा भोज ने। आगे 1043 ईस्वी में इसने राजपूत शासकों के साथ मिलकर हांसी, थानेश्वर, नगरकोट आदि जगहों पर मुसलमानों को हराया और उनसे क्षेत्र छीन करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, 1020 ईस्वी में भोज ने शिलाहार काशीदेव को पराजित कर, शिलाहार जो काशीदेव एक राजा था कोंकण का, कोंकण कहां पर है बताइए? आपको कोंकण तट कहां पर है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। कोंकण के जो राजा थे शिलाहार काशीदेव, इनको हराया और अपने क्षेत्र में मिला लिया पराजित करके। त्रिपुरी का एक राजा था कलचुरी वंश, कलचुरी नरेश, क्या नाम था इसका? गांगेय देव। त्रिपुरी जो जबलपुर वाला इलाका है ना, वहां पर कलचुरियों का शासन था। उसके राजा गांगेय देव को हराया, परास्त कर दिया। ठीक है, 1047 ईस्वी में के लगभग जो कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम, उसको भी राजा ने, राजा भोज को उसने पराजित किया था। किसने? सोमेश्वर ने। कल्याणी के जो चालुक्य हैं सोमेश्वर प्रथम, इसने राजा भोज को हराया था और धारा नगरी को खूब लूटा इसने, सोमेश्वर प्रथम ने। तो ऐसा नहीं कि हर बार राजा भोज ही जीतेगा, कई बार हारेगा भी, और हराया भी। किसने हराया? तो सोमेश्वर प्रथम ने हराया, और एक और किसने हराया? विद्याधर ने। ठीक है, दोनों ने राजा भोज को हराया भी था, परंतु इसके बावजूद राजा भोज ने अनेक राजाओं पर अपनी विजय प्राप्त करी और धारा को एक मजबूत राजधानी बनाया और अनेक साहित्य की रचना करी और साथ ही साथ आर्किटेक्चर का भी काम किया। ओके, कला से बहुत प्रेम करता था, कला। वह अंतिम समय में जो चालुक्य शासक था भीम तथा त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने संयुक्त रूप से, तो राजा जो शासक था भीम, चालुक्य राजा भीम और एक और कौन था? लक्ष्मीकर्ण, दोनों ने मिलकर के 1053 में आक्रमण किया मालवा पर और राजा भोज की इसमें मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब दोनों ने मिलकर के चारों तरफ से घेर लिया राजा भोज की राजधानी को और आक्रमण कर दिया। तो पता ही है, बहुत बड़ी सेना जब एक राजा पर हमला करेगी तो निश्चित है कि जो बड़ी सेना होगी और जो सोची समझी रणनीति के तहत हमला करेगी तो उसमें हार तो हो गई। तो राजा भोज की हार हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। नवनिर्मित जो राजधानी थी धार, पूर्व में उज्जैन थी पहले इनकी, परमाणु की राजधानी शुरुआत में कहां थी? उज्जैन, बाद में धार बनी थी। तो जो धार है
को खूब लूटा इन्होंने। वह स्वयं एक योग्य विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। स्वयं तो एक विद्वान था ही सही, परंतु बहुत सारे विद्वानों को इसने अपने यहाँ शरण दी, अपने दरबार में जगह दी। ठीक है, निर्माण कार्य कौन कौन से करवाया इसने? भोजताल, जो भोपाल में है ना, भोजताल तालाब, बड़े तालाब, इनका निर्माण भी करवाया राजा भोज ने। जो धार है, धार अर्थात धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। एक संस्कृत विश्वविद्यालय, सॉरी संस्कृत स्कूल भी खुलवाया, विद्यालय खुलवाया। ठीक है, और इसके समीप धारा में विजय स्तंभ की का निर्माण भी करवाया। इसने करवाया, राजा भोज ने। ठीक है, तो ये 3-4 निर्माण उसने करवाए। भोज ने आरा के पास, आरा मतलब अभी विदिशा के क्षेत्र में आता है खेरिए, भोजपुर नगर की स्थापना करवाई। भोजपुर में ही एक विशाल साइक्लोपियन जो बांध है उसका निर्माण करवाया, बांध का निर्माण करवाया इसने। ठीक है, आईने अकबरी, जो आईने अकबरी है, अकबर के ऊपर एक किताब लिखी गई है, अबुल फजल ने लिखी है शायद ये। ठीक है, अबुल फजल, उसमें राजा भोज की जो राज्यसभा में 500 विद्वान थे, जिसमें एक था धनपाल और एक था उवत, आदि के बारे में वर्णन मिलता है। तो राजा भोज के बारे में भी मिलता है और इसके दरबार में कितने विद्वान थे, कौन कौन थे, इसके बारे में भी जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है। तो आईने अकबरी में राजा भोज के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, भोज के पुत्र थे जयसिंह प्रथम ने दक्षिण के विक्रमादित्य जो चालुक्य की मदद से मालवा से कलचुरियों और चालुक्यों को बाहर किया। तो बाद में जब इसका पुत्र था जयसिंह प्रथम, इसने मदद मांगी किससे? दक्षिण का एक राजा था विक्रमादित्य, ठीक है, चालुक्य नरेश था एक, इससे मदद मांगी और कलचुरियों और चालुक्यों को अपनी जो क्षेत्र था मालवा उससे बाहर किया और मालवा पर वापस से अपनी डोमिनेंस स्थापित की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले शासक हुए उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रहराज जो तृतीय था उससे सहायता मांगी और मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया। उदयादित्य की रानी थी शालमाली। उदयादित्य की रानी थी कौन? शालमाली ने भोपाल में एक मंदिर सभा मंडल का निर्माण करवाया, जिस पर बाद में कुदिशा बेगम जो आई, बेगमों का शासन था ना आधुनिक भारत में, जब अंग्रेज आ गए तो उसके बाद, तो आधुनिक भारत में कुदिशा बेगम हुई है ना, बेगमों का शहर है भोपाल। तो इसी बेगम ने क्या करवाया, इस जो सभा मंडल था हिंदू मंदिर, इसको तुड़वा करके यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, एक मस्जिद का निर्माण करवाया, किसने? कुदिशा बेगम ने। मुझे ये समझ में नहीं आता इनको दिक्कतें क्या है, मंदिरों की जगह दूसरी जगह खाली स्थान है वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा देते, यहीं पर करवाने की जरूरत क्या थी, समझ में नहीं आता क्यों करवाते हैं। खैर इनकी मर्जी। गुजरात के चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज ने संपूर्ण मालवा पर अपना अधिकार कर लिया और अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी। बाद में जो चालुक्य नरेश था कौन? जयसिंह, इसने हमला किया, मालवा पर विजय प्राप्त करी और अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी। देवपाल के शासनकाल में, देवपाल शासक था बाद में, इसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश है ना, पता है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बाद का शासक माना जाता है, इसने रजा सुल्तान का पिता है ना इल्तुतमिश, गुलाम वंश का, इसने आक्रमण किया मालवा पर और विदिशा और उज्जैन को लूटा। किसने? इल्तुतमिश ने। महाकाल मंदिर को भी लूटा इस गधे ने। ठीक है, बढ़ते आगे। कालांतर में गुजरात के बघेल शासक विशाल देव ने धारा को नष्ट किया। गुजरात का बघेल वंश का शासक बाद में आता है जिसका नाम था विशाल देव, इसने भी धारा को लूटा। कुल मिलाकर के बात यह आती है कि धारा इतनी समृद्ध थी, धारा नगरी जहां पर राजा भोज का था क्षेत्र, इतनी समृद्ध थी कि वहां पर आकर के हर राजाओं की लालसा बढ़ती और लगातार उस पर हमले करते ही जितने भी राजा थे। ठीक है, अंततः 1305 में परमार वंश के अंतिम शासक कौन था? महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था आइन उल मुल्क ने पराजित कर दिया और मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। आइन मुल्क ने हमला किया, महलक देव को हराया और अपना शासन दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, तो परमारों का अंतिम शासक कौन था? महलक देव था। ठीक है, बढ़ते आगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं परमारों के बारे में जानने के। एक है लीलावती, मान विदुषी थी, विदुषी मतलब जो बहुत ही ज्ञानी होती है, लीलावती नाम था उनका। ये राजा भोज की पत्नी थी लीलावती, और किसकी पुत्री थी पता है? ये भास्कराचार्य की, भास्कराचार्य जो महान गणितज्ञ हुए प्राचीन भारत में, उनकी पुत्री थी लीलावती, जिनका विवाह राजा भोज से हुआ था। ठीक है, सोचो ये भी कितने प्रकांड पंडित थी, और ये गणित में बहुत निपुण थी लीलावती। लीलावती बहुत ही निपुण थी गणित में, और इन्हीं के नाम पर भास्कराचार्य ने लीलावती नाम की रचना करी, गणित ग्रंथ की रचना करी लीलावती। ठीक है,
राजा भोज की भी बहुत सारी रचनाएं। पहली है जो साहित्य लिखे इन्होंने कौन कौन से, एक है चंपू रामायण, एक है श्रृंगार मंजरी कथा, एक है सुभाषित प्रबंध, एक है विद्या विनोद, एक है शाली कथा, एक है अवनी कुर्म सतर्क, एक है कौंद कोदंड काव्य, बागदेवी स्तुति, महाकाली विजय। ऐसी बहुत सारी इन्होंने क्या करी, रचनाएं लिखी। ठीक है, तो इन रचनाओं को आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लिख लें दोस्तों इनको। चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी कथा, सुभाषित प्रबंध, विद्या विनोद, शाली कथा, अवनी कुर्म सतर्क, कोदंड काव्य, वाग्देवी स्तुति और महाकाली विजय। अगला है श्रृंगार प्रदान, मतलब जो प्रेम और विग्रह पर आधारित रचना है, उसका नाम लिखा इन्होंने श्रृंगार रूपकम। कौन सी, श्रृंगार रूपकम। इन्होंने जो व्याकरण लिखी, व्याकरण पर भी इन्होंने किताबें लिखी, प्राकृत व्याकरण और सरस्वती कंठाभरण। एक व्याकरण है दोस्तों, सरस्वती जो कंठाभरण है, सरस्वती की स्तुति में, वो एक व्याकरण ग्रंथ है। इन्होंने बहुत सारे कोश के ऊपर भी लिखे, एक है नाम मल्लिका, एक है अमखा सख्या, एक है अनेकर्थी कोश। ये बहुत सारी किताबें इन्होंने कोश के ऊपर लिखी। वास्तु के ऊपर भी इन्होंने लिखी, जो होता ना वास्तु दोष, वास्तु वगैरह, मतलब कुल मिलाकर के ज्योतिष वगैरह, उस पर इन्होंने बुक लिखी, उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार। संगीत भी लिखा इन्होंने, संगीत के ऊपर गीत प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। दर्शन के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, एक है न्याय वार्तिक, तत्व प्रकाश, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत सार पद्धति, राज मातंड, योग सूत्र वृत्ति, शिव तत्व रत्न कालिका, तत्व चंद्रिका। ये सब दर्शन के ऊपर लिखी गई किताबें हैं, दर्शन के ऊपर। ठीक है, खगोल और ज्योतिष के ऊपर भी इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, एक है चंद्रिका, आदित्य प्रताप सिद्धांत, एक है राज मातंड, एक है राज मदाड, एक है विद्व ज्ञान वल्लभ, प्रश्न विज्ञान जिसे कहते हैं। ये खगोलों पर किताब लिखी गई है ना। ये आप बिल्कुल पढ़ लें, एक दो बार लिखेंगे, दो चार बार लिखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क के मेरुरज्जु में चला जाएगा, सॉरी तेरी ब्रह्म में चला जाएगा, तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, दो चार बार लिख लें इनको। एक है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र पर लिखी गई किताबें कौन सी है, वह द्राज मातंड, भू पाल पद्धति, सरस्वती कंठाभरण। ये जो किताबें हैं ये धर्मशास्त्र के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। ठीक है, पुस्तकें हैं। अगला राजनीति के ऊपर कौन सी लिखी, तो लिखी पुर्त मार्तंड्य, राज मार्तंड्य, है ना, पुर्त मार्तंड्य और एक है राज मार्तंड्य की दो पुस्तकें राजनीति के ऊपर लिखी गई। आयुर्वेद, आयुर्वेद के भी अच्छे जानकार थे राजा भोज, तो आयुर्वेद पर भी इन्होंने किताब लिखी, एक है आयुर्वेद सर्वस्व और एक है राज वृतांग। ओके, और इतिहास के ऊपर इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम रखा इन्होंने संजीवनी। तो ये 12 प्रमुख क्षेत्र थे और किताबें तो बहुत सारी दोस्तों इनकी, लगभग मैंने सारी पुस्तक जो है इसमें कवर कर ली है, तो आप इनको पढ़ेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो सारी किताबें सारी रचनाएं याद कर लें। राजा भोज के बाद कौन कौन से शासक रहे वो भी आप पढ़ लें, राजा भोज के समय में कौन कौन सी चीजों का निर्माण हुआ। ठीक है, वो सारी बातें आप इसमें रट लें, याद कर लें, पढ़ लें बार बार। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं अजय राठौर आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और हर क्षेत्र में सफल बनाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।